हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। इससे एक बात तो समझ में आ गई और साबित हो गई कि इस देश में एक नाम और तीन शब्द चल रहे हैं। एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और तीन शब्द मोदी की गारंटी। ये तीन शब्द बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मेरे साथ में पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, मोदी की गारंटी के मैसेंजर, संदेशवाहक, अग्रदूत कह सकते हैं आप केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने बेशकीमती समय दिया। मुझे लगा कि पुरुषोत्तम जी से जब मैं पहला सवाल करूं तो एक किसान के तौर पर, एक अध्यापक के तौर पर, एक प्रिंसिपल के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर कहां से शुरू किया जाए? सर, आप ही परमिशन दें, कहां से शुरू करें? एज यू विश, आपको जो भी पसंद हो वहीं से शुरू करो। आपके दर्शकों को मेरा राम राम, और अभी आप कहे वहीं से शुरू करें। शुरू कर लेते हैं सर आपकी मिनिस्ट्री से, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री में एक विजन है। विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विजन कन्वेंशनल को ट्रेडिशनल में बदलने का, और विजन नए भारत के नए युग के सूत्रपात का। पशुपालन हजारों साल से भारतीय ग्रामीण जीवन का हिस्सा रहा। 9 साल में इसे लेकर के जितने बड़े फैसले किए गए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्या रहा, मिनिस्ट्री और कितना ज़्यादा काम कर रही है? मैं मिनिस्ट्री से ही शुरुआत करना चाहूँगा सर। नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने रखा, और मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं कि देश के पशुपालन के क्षेत्र को लेकर इस विषय की चर्चा ऐसे कॉन्क्लेव में आप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के विज़न के बारे में जब चर्चा होती है तो उनके बहुत बड़े बड़े फैसले वो चर्चा में रहते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल अभी मोदी जी के बारे में बहुत बातें होती रहती हैं। मगर मैं एक किसान के नाते, एक ग्रामीण आदमी के नाते, मैं आपके मंच से बहुत ही विनम्रता से कुछ बातें कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जितने बड़े फैसले लिए, उन सब में मेरी दृष्टि से अहम फैसले उन्होंने पशुपालन के लिए लिए हैं। बहुत कम डिबेट में आया ये कोरोना का जो है हमारा वैक्सीन वाला विषय, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक इसका डिबेट हुआ। और आज ये कहा जाता है कि कोरोना मैनेजमेंट में भारत ने जो किया वो बहुत कम देश कर पाए या तो नहीं कर पाए जी। और दुनिया के कई देशों पर हमारा ऑब्लिगेशन हुआ, उसकी चर्चा बहुत बड़े पैमाने पे हुई। मगर ये जानकारी बहुत कम है कि देश के नागरिकों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन देने का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। इससे एक साल पहले देश के पूरे मवेशियों को, देश के सभी पशुओं को वैक्सीनेशन देने का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, और इनके लिए 13,000 करोड़ का बजट आवंटित करके आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ये निर्णय हुआ। और आज मुझे पशुपालन मंत्री के नाते बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश के सभी प्रांतों के साथ मिलकर हम इस वैक्सीनेशन के ड्राइव को बड़े पैमाने पे ले रहे हैं। और पूरे भारत के पशुपालन क्षेत्र में इस प्रकार के इनके हेल्थ को लेकर ये बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। और आज सभी प्रांतों में ये वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा ड्राइव चल रहा है, और इसके चलते पशुपालकों के पशुओं की हेल्थ पे बहुत बड़ा असर हो रहा है। और ये आपके ऑडियंस के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके पीछे मोदी जी का विज़न क्या था। ये सिर्फ पशुओं की हेल्थ का और पशुपालकों की आय का मुद्दा नहीं है। हमारे प्रोडक्ट जो हमें दुनिया में मार्केट करना होता है, तो वहाँ ये बिंदु उठते हैं कि यहाँ आपके यहाँ कुछ डिसीज़ है, तो इसके चलते वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो हमारे इन प्रोडक्टों को एक्सपोर्ट करने में ये जो बाधा आ रही थी, सो पहले ये FMD वगैरह जो मुंह पका खुर पका ऐसा करके इसका देशी नाम वो है, तो वो उसको ठीक करने के इलाज चल रहे थे।
अब ये डिसीजन वैक्सीनेशन का सर्वव्यापी डिसीजन लेने के वजह से और उनका पूरा खर्चा भारत सरकार की ओर जाने का निर्णय करने के कारण अब उस रोग को इस देश से खत्म करने का प्लान चल रहा है, जो हमारे देश इस रोग से मुक्त हो सके, उसी दिशा में ये काम हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी बदलाव एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालकों के रखरखाव के लिए लिया गया है। और मुझे एक फैसले के बारे में और भी बताना मैं चाहूँगा, आपने यहाँ से ही शुरुआत किया है। तो जैसे ये वैक्सीन का बड़ा मसला प्रधानमंत्री जी के द्वारा पशुपालकों को भेंट में दिया गया, ऐसे हम नागरिकों के लिए जो एम्बुलेंस थी, जो 108 है, मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगा कि ये प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब गुजरात में इन्होंने ये 108 को रिलीज़ किया था हम नागरिकों के लिए, और तब उसको मोदी गाड़ी के नाम से बुलाया जा रहा था। आप अभी मोदी गारंटी की बात कर रहे हो ना, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री श्री थे और उन्होंने जब ये 108 एम्बुलेंस गुजरात में लॉन्च है, जब मुख्यमंत्री किया था, तब वो गाड़ी निकलती थी तो गांव में लोग बताते थे कि ये मोदी गाड़ी निकली है और मरीजों को इनसे बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा था। उसके बारे में कभी और मौका मिलेगा तो ज़्यादा वक्त भी लेके इसकी और खूबियाँ भी बताऊंगा। मगर जो नागरिकों के लिए एम्बुलेंस वान थी, मुझे ये बहुत ही विनम्रता से देशवासियों के ध्यान पर और पशुपालकों के ध्यान पर एक बात रखनी है कि संवेदनशील प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने देश के पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस का निर्णय लिया, वो भी 100% भारत सरकार के खर्चे से। हम मोबाइल वेटरनरी यूनिट देश के पशुपालकों को उपलब्ध करा रहे हैं और हमने 4,000 से ज़्यादा एम्बुलेंसें इनके लिए मंजूर करके रखी है। कृपाला जी, क्योंकि ये राजनीतिक मंच है देश का सबसे बड़ा, तो एक राजनीतिक सवाल तो बनता है, मुझे आपसे पूछना है। हाल ही में डीएमके के एमपी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि बीजेपी तो गौमूत्र राज्यों में जीती है इलेक्शन। मुझे आपसे ये जानना है कि जो भी गौ माता हमें देती हैं, दूध, गौमूत्र, गोबर, इन सब चीज़ों को हम आज भी किसी वैज्ञानिक नज़रिए से क्यों नहीं देख पा रहे, क्यों नहीं अपना पा रहे? और क्या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है ताकि देश का जो युवा है वो समझे कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो तो इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास रखते थे, बहुत वैज्ञानिक तौर से इन्हें देखते थे, पर देश का युवा भी वो सोच लाए। ये इस पे हम कुछ किया जा रहा है क्या, कोई काम? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया और डीएमके के सांसद को कोट करते हुए जो आपने कहा कि हम गौमूत्र वाले प्रदेशों से जीत गए, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये इनका कहने का तात्पर्य क्या है। यदि हम गौमूत्र वाले प्रदेशों से जीत रहे हैं तो हम तो भारत को जीत के बैठे हैं। क्या कहेंगे वो लोग, इसको क्या कहेंगे? ये विपक्ष को सोच समझ के बोलने की एक तो आवश्यकता है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देश कृष्ण का देश है, ये देश रामचंद्र जी का देश है। इस देश में कृष्ण ने गोपालन का सूत्रपात उस समय किया था। उन्होंने कहा था सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज की जो घोषणा उन्होंने की है, वो मैं मानता हूं कि गोपालन के रूप में उन्होंने कही थी कि आप गोपालन करेंगे तो आपका क्षेम कुशल मैं वहन करूंगा। इतनी बड़ी जिस देश की अपनी धारणा हो, उसके खिलाफ बोलने का आपका मत हो सकता है कि आप इसको मानते हैं नहीं मानते, उसी अलग चीज़ होती है। मगर इस देश में गाय को लेकर क्या मान्यताएं थी, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश का अर्थतंत्र जो था वो गोधन के आधारित माना जाता था। गोधन गजधन बाजीधन सबे रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। ये हमारे प्राचीनतम जो उक्तियाँ हैं उसमें ये कहा गया था कि हमारे धनों में सबसे पहले गोधन को रखा गया था, गजधन भी उसके बाद रखा था, जो आम आदमी नहीं रख सकता है। राजा महाराजा रख सकता है या तो कोई बहुत बड़े गादी वाले महंत रख सकते हैं,
और तो कोई गज नहीं रख सकते हैं, मगर वो गजधन भी गोधन के बाद आता था। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे शास्त्रों पुराणों में और पुरानी जो हमारी परंपरा है उसमें ये माना गया है कि गोधन के आधार पर उनको राजा का भी टाइटल मिलता था। वासुदेव जी को राजा का टाइटल गोधन के कारण था। उसके पास 9 लाख गायें थी ऐसा माना जाता है, इसका उल्लेख आता है। और ऐसी इन सारी चीज़ों को छोड़ दे। मैं एक चीज़ आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। मल और मूत्र, ये 2 जो शब्द है ना, वो अपवित्रता के द्योतक है। मल बोलने से किसी को समझाना नहीं पड़ता है कि क्या है, मूत्र बोलने से किसी को समझाना नहीं पड़ता है कि वो क्या है। वो अपवित्रता के द्योतक है। ये पूरी सृष्टि में जितने भी जीव है, इसमें से किसी के नीचे 3 अंडरलाइन कर सकते हो आप। किसी का मल और मूत्र पवित्र नहीं है, मगर इस सराचर सृष्टि में कुदरत ने हमारी गौ माता को एक ऐसा प्राणी बनाया है कि जिसका मल और मूत्र पवित्र माना जाता है। वो अकेली एक हमारी माता है। हर घर में इनका पवित्रता करने के लिए चौका लगाते हैं। ठीक बात है। हम कोई यज्ञ आदि कुछ भी हमें करना है तो उसमें एक पंचगव्य में गोमूत्र का एक स्थान है। अभी आप कल्पना करिए, माल और मूत्र जिनका पवित्र है, ऐसी गौ माता के बारे में आपकी रुचि है नहीं रुचि है, आपका लेन देन है नहीं है, और वो आपकी परंपरा को अपने घर में रखिए, देश की जनता के सामने मत प्रकट करिए। और ये देश गौ माता के नाम से विश्व में इनकी ख्याति है। आज हमारे गोवंश की दुनिया में ख्याति है। आज हमारी गीर गाय का डंका दुनिया में बज रहा है। मैं आपको एक फिगर दूंगा, 15-20 दिन हुआ है, डेट मेरे पास वही मुझे नहीं याद आ रही है। ब्राज़ील में एक ऑक्शन हुआ गायों का। उस ऑक्शन में हमारे साउथ इंडिया की ओंगल नस्ल की एक गाय 35 करोड़ रुपये में एक गाय बिकी। ये हमारे गोवंश की दुनिया में ख्याति है। अबे इसी को लेकर ये हमको ताना मारना है तो और नाम से मारो, पॉलिटिकली मारो, गौ माता को बीच में मत लाओ, उसके सींग आपको ही लगेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के ज्ञान चक्षु आपने खोल दिए हैं, और ज्ञान चक्षु खुलने भी ज़रूरी है, क्योंकि आज 12 राज्यों में सीधे आपकी सरकार है, 17 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये साबित हो जाता है कि गौमूत्र वाले राज्य बोलने वालों के लिए आईना दिखाना जनता का काम है। एक मंत्री जी, एक और सवाल करना चाहूँगा। देविका जिस नैरेटिव पे लेकर के गई हैं, मैं सवाल को वहीं से एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा। देविका ने सेंथिल कुमार का जिक्र किया, गौमूत्र वाले राज का जिक्र किया। यहाँ पर तो सनातन के बड़े शत्रु हैं, उदयनिधि स्टालिन हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ, मैं डिप्लोमेटिक होता ही नहीं। बिहार में चंद्रशेखर जैसे हैं। सनातन के इन शत्रुओं ने एक तथाकथित मंच बनाया। एक मंच तो यहाँ पर है, लेकिन एक मंच उनका है, जिस मंच का नाम इन्होंने दिया इंडिया गठबंधन। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो भी पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहा है। सनातन के शत्रुओं को, इंडिया गठबंधन वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी के मैसेंजर का जवाब क्या है? देखो, हमारा तो पहले दिन से, जब से मोदी जी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया और उन्होंने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर जब काम करना शुरू किया, तभी से उनका एक ही सूत्र रहा है, परफॉर्मेंस का पॉलिटिक्स करो। आप जो कहते हो उसको करके दिखाओ, और जो कर रहे हो वो लोगों को बता के उन्हीं के आधार पर वोट इकट्ठा करो। इसको उन्होंने नाम दिया है डेवलपमेंट का राजनीति, विकास की राजनीति। वो सारे सवालों के एक ही जवाब देते हैं कि सभी समस्याओं का एक ही हल है, और वो है विकास की राजनीति। और वो करके उन्होंने दिखाने का प्रयास भी किया। और मैं तो इसके कई उदाहरण दे सकता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर, और जैसे मैंने मेरे विभाग के तौर पर आपको जो बताया, ये 75 साल आज़ादी के हो जाने के बाद इस देश के पशुओं के लिए एम्बुलेंस निकालना, इस देश के पशुओं के लिए वैक्सीन निकालना, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन से निकल रहा है। और ये अब वहाँ दूर दराज, मैं आपको बताऊँ, मैं बॉर्डर विलेज में गया था,
तो वहाँ जहाँ डेवलपमेंट के कोई चीज़ें की वहाँ चर्चा नहीं हो रही है, वहाँ भी ये हमारा वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वहाँ हमारी एम्बुलेंस जा रही है। मैंने मोदी जी को आकर बताया था कि जहाँ पहुँचने में हमें हवाई जहाज़ से भी दिक्कत हो रही है, बाय ट्रेन जाना बहुत दुष्कर हो रहा है, बाय रोड जाने का तो सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे दुर्गम स्थानों पर जहाँ हमारा जाना दुष्कर है, वहाँ आपकी योजनाएं पहुँच गई है। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी काम करने की पद्धति है और वही उनका मैसेज है और वही उनका जवाब है इन सब लोगों का कि आप सिर्फ बातें बताते रहते हो, कुछ भी एलिगेशन करते रहते हो, किसी भी भाषा का भी प्रयोग कर रहे हो। जिनको आज विश्व में एक मान्य नेता के रूप में दुनिया देख रही हो, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनके साथ बहुत ही सौजन्यपूर्ण बातचीत करते हैं, रशिया के राष्ट्रपति जिनको आदर सम्मान दे रहे हैं, विश्व के युद्ध के मैदान के अंदर जहां से भारत के बच्चों को निकालना होता है, वहां हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर बंदूकें नीचे हो जाती हैं और हमारे बच्चे तिरंगे लेकर युद्ध भूमि से बाहर आ रहे हैं। ऐसे नेता के बारे में आप कुछ भी बोलते रहोगे, कुछ भी कहते रहोगे। मैं तो ये मानता हूं कि ऐसी चीज़ों का तो सार्वत्रिक सम्मान होना चाहिए। ये अकेले मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत का सम्मान है, देश का सम्मान है। रूपाला जी, समय कम है तो कुछ आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जी भी थे इसी मंच पे और वो ये कह के गए कि जो विपक्ष का गठबंधन है उसमें अभी कोई लीडर नहीं है, पर लीडर्स की चॉइस बहुत है। यंग भी हैं, यंग चाहें तो यंग लें, ओल्ड चाहें तो ओल्ड लें। वो कहते हैं कि भाजपा में लेकिन कोई विकल्प नहीं है, एक ही लीडर है 10 साल से, अगले भी लगता है वही लीडर रहेंगे और वो सब मोदी जी की गुण गाते हैं। पर मोदी जी के बाद कौन, ये किसी को नहीं पता। इसका आप क्या कहेंगे? एक तो मोदी जी के बाद क्या होगा उसकी चर्चा मोदी जी के बाद करेंगे, तब तक इंतजार करो। अब रही बात इन लोगों की, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको ये कहना पड़ता है कि हमारे पास चॉइस बहुत है। ये कोई कपड़े की चीज़ है कि इसमें चॉइस होता है कि ये कॉटन का लेगा, टेरिकॉटन का लेगा, ऐसा लेगा। नेताओं में चॉइस नहीं होती है, नेता बनना पड़ता है, नेता प्रोड्यूस करना पड़ता है। नेता ऐसे कहीं चॉइस करके वो उसमें एडवर्टाइज दे के आप खड़े कर सकते हो कि भाई चलो हमें नेशनल लेवल के लीडर की आवश्यकता है, हमें स्टेट लेवल के लीडर की आवश्यकता है, आप फॉर्म डालो। ऐसे नहीं होता है। नेता अपने कर्मठता से, अपनी तपश्चर्या से, अपने कंट्रीब्यूशन से नेता बनते हैं। मोदी जी ने 40 साल अपनी जान खपा के और आज भी 20 घंटे काम करके उन्होंने अपना व्यक्तित्व हमारे देश में नहीं विश्व में एस्टैब्लिश किया है। और ऐसा अभी तक विश्व में कोई नेता नहीं है जो 20 साल तक स्टेट का हेड अनइंटरप्टेड जीता हो। इसको नेता बोलते हैं। अभी ढूंढो, आपके पास बहुत चयन है तो एक आध मॉडल को रजू करो। आजकल ढूंढना है, कभी दिल्ली में ढूंढते हैं, कभी महाराष्ट्र में ढूंढते हैं, कभी बिहार में ढूंढते हैं, बिहार वाले दिल्ली आते हैं, दिल्ली से फिर वापस बिहार जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चल रहा। एक और बात है मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सुंदर बात की है पिछले दिनों। प्रधानमंत्री ने कहा कि जाति की बात करने वाले सुन लें, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ 4 जातियाँ हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। इन 4 के अलावा कोई जातियाँ नहीं हैं। वो इंडिया वाले ये कहते हैं कि भाई हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे ताकि सभी को बराबर की हिस्सेदारी मिले। बिहार से आवाज़ उठी, आवाज़ यूपी तक गई, यूपी से कर्नाटक गई, दक्षिण भारत से फिर वापस से उत्तर भारत की तरफ आती है। पीएम कहते हैं मेरे लिए 4 जातियाँ, वो कहते हैं जाति आधारित जनगणना। वज़न किसका दमदार है, वज़न में कौन बाजी मारेगा 2024 में? क्योंकि इंडिया गठबंधन वालों को ये लगता है कि जाति आधारित जनगणना जो है वो 2024 के लिए एक मास्टर स्ट्रोक का काम करेगी। अभी उनको सपने देखने का है, वो सपने अपनी चॉइस के हो सकते हैं, दिन वाले या रात वाले। वो दिन में देखे, रात में देखे, जब भी देखना है वो उसके अपनी चॉइस के देखते रहते हैं। बाद में वो सपने को मार्केटिंग करने के लिए रोड पे आते हैं, तब कोई ग्राहक नहीं मिलता है तो दूसरा सपना बोलने के लिए चले जाते हैं। उसका कुछ होने वाला नहीं है। ये जो मोदी जी ने कहा है, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, ये देश की आवश्यकता है। इस राष्ट्र को आवश्यकता क्या है?
इस राष्ट्र को हम गुटों में बांटते रहेंगे। अब वो पहले वो हिंदू मुसलमान का हो गया, हिंदू ईसाई का हो गया, सिख ईसाई का हो गया, ये सब करते करते अब इस मोड़ पे आए हैं, अब इसको और भी नीचे ले जाना चाहते हैं। तो मोदी जी ने जो कहा है वो देश की आबादी को देखते हुए उन्होंने ये वर्ग इसलिए निश्चित किए हैं कि वो प्राइम है। उन्होंने कहा है कि महिला एक स्तंभ है, पूरे देश की महिला एक जाति है। वो फिर किस समाज संप्रदाय से हैं, किस राज्य से हैं, किस भाषा से हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। भारत की सारी महिलाएं एक हैं और सारी महिलाओं के उत्कर्ष के लिए क्या होना चाहिए वो करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो समझो कि मैं तो पिछले 3 स्तंभों के बारे में तो बोलूं, मगर अकेले इसी एक स्तंभ पे हम आगे बढ़ जाए तो आधा हिंदुस्तान अपने आप में खड़ा हो सकता है। 50% तो वही है। तो उसी के बारे में बात करना। दूसरा, हमारे युवा हैं, तो युवा जो हैं वो अभी प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही स्पष्ट एक दिशा है कि हमें 47 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के समय पर हमें ये तय करना है कि देश हमारा विकसित हो। अब 47 में जब हम देश को विकसित करने का सपना देखकर उसकी संकल्पना लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस समय देश को चलाएंगे कौन? जो आज युवा है वो उस समय देश के चलाने वाले होंगे। तो उस युवाओं को हम उम्मीदों से भरे, उत्साह से भरे, उनको सशक्त करें और उनको राष्ट्र निर्माण की धारा में आगे बढ़ाए। तो ये तो देश की आवश्यकता है, राष्ट्र की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ इसी के जरिए ही देश विकसित बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। Rupala ji, a very big thank you from the ITV Network family to you, sir, for taking out your prestigious time to be a part of India News Munch. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.